हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन। ये सेशन है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का और हमारा टॉपिक चल रहा था सप्लाई। रिकॉल करें बेटा, तो हमने अपने 2-3 लेक्चर्स में सप्लाई टॉपिक को वाइंड अप कर दिया। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटी सप्लाई का मीनिंग और चैप्टर का प्रीव्यू लिया। नेक्स्ट में मैंने आपको बहुत डिटेल में 10 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ा, बताया था ये काफी ट्रिपल इंपॉर्टेंस है, 3 जगह काम आता है। फिर हमने पढ़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई, जो कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस। और हमने लॉ ऑफ सप्लाई विद ऑल सब हेडिंग्स जो हमारे कोर्स में है हमने वो कवर किया। पिछले लेक्चर में हमने एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई वर्सेस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई तो बड़ा हो गया पूरा वाइंड अप। अब सप्लाई ही चैप्टर के अंदर ही हमें एक और अलग से टॉपिक गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, रिकॉल करें, हमने बहुत पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो बस बेटा वैसा ही कुछ कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाँ, कुछ हेडिंग्स हमारे कम हो गई, जैसे कि यहां टाइप्स नहीं है बेटा। रिकॉल करें, डिमांड में मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, 3 इलास्टिसिटी हमारे कोर्स में थी, वो पढ़ी। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी होती है बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो वी हैव ओनली वन टाइप, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहां पे इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो एक ही टाइप हो गया। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेटा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट नाउ अभी मीनिंग, डेफिनेशन, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कांसेप्ट क्या है। बिल्कुल डिमांड जैसा है बेटा, अभी समझेंगे हम इसको बहुत डिटेल, क्योंकि मीनिंग समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वी शुड ऑलवेज हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अ टर्म टू एनीबॉडी। फिर हम पढ़ेंगे बेटा मेथड्स, तो उसमें भी हमारे लिए रिलीफ है बेटा कि we have only 3 methods, percentage method जिसको proportionate method भी कहते हैं, arc elasticity जिसको हमें जनरली फॉलो करना है, and point elasticity। तो there is no method like total expenditure method। एक और अच्छी बात है बेटा, यहाँ factors affecting elasticity of supply भी हमारे कोर्स में नहीं। तो चैप्टर बहुत छोटा है बेटा, कोशिश करते हैं आज के लेक्चर और कल के लेक्चर में इसको वाइंड अप कर देते हैं। फ्रॉम माय साइड आप खुद नोट्स पढ़ें जो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, एंड नोट्स के बैक में एट द एंड ऑफ द नोट्स वी हैव गिवन यू सफिशिएंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी आप अटेंड करें। ओके, लेट्स बिगिन। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी लिखते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ईएस लिख सकते हैं। अब मीनिंग में डेफिनेशन, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आई अगेन रिपीट, responsiveness of quantity supplied to a change in price of the commodity। मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई कितना चेंज होता है, थोड़ा चेंज होता है या ज्यादा चेंज होता है, the extent to which, other words में, different words में, the extent to which quantity supplied changes due to a change in price। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इधर देखिए कि भैया प्राइस बढ़ता है से 20%, तो क्या हो सकता है? दो सिचुएशन ही देखते हैं। पहले प्राइस किसी कमोडिटी एक्स का बढ़ता है 20% और उससे सप्लाई ऑफ एक्स बढ़ती है 4%, तो बेटा ये ज्यादा है और ये कम है।
हाँ, हम 4 की जगह 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20 बड़ा है और 4, 6 या 10 छोटा है। तो दिस इज लेस इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई इलास्टिक तो है बेटा, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज तो हो रहा है, लेकिन मामूली सा, तो लेस इलास्टिक। और अगर सप्लाई ऑफ x चेंज होता है 20 से ज्यादा, से 30, 40, 50, से हम 30 लिख देते हैं, हम चाहे तो 50 भी लिख सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड, और यहां हम 4 की जगह 10 भी लिख सकते हैं। तो प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज, प्राइस चेंज से भी ज्यादा, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड मोर इलास्टिक। तो ये आइडिया हुआ बेटा आपका। अब एक सिंपल फॉर्मूला ले लेते हैं जो परसेंटेज वाला ही है, एंड पांचों डिग्रीज जो है इस तरह से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी मेक यू फेमिलियर विद द 5 डिग्रीज। दो आप डिमांड में उन पांचों डिग्रीज से फेमिलियर है, लेकिन यहां एक बार फिर से फेमिलियर होते हैं। पहले फॉर्मूला देखें, E is equal to percentage change, delta stands for change, percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. ओके, आप चाहे x लिख सकते हैं, मतलब जिस कमोडिटी की सप्लाई है उसी का प्राइस है। अब इधर देखिए बेटा, what can happen? Say price rises by 20%. What all can happen because of this? Okay, price 20% बढ़ने से सप्लाई बढ़ी 0%. That means there is no change, there is no response of quantity supplied due to a response from the price side. Price के respond करने पर सप्लाई रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली inelastic supply, where E can be numerically called 0. रिमेंबर बेटा, इन पांचों डिग्रीज को जो आज इंट्रोड्यूस करूंगा आपसे, इन पांचों के ग्राफ भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम किसी और लेक्चर में लेंगे। Then what if the supply rises but by a percentage less than 20%? Say हम ले लेते हैं 10%। आप 10 की जगह 2, 4, 5, 6, 12, 18 तक लिख सकते हैं। This is called less elastic supply or just inelastic supply, where E is numerically less than 1. ठीक है, अगर आप 10/20 करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। अगर आप 4% लेते हैं तो 4/20 0.2। अगर आप 18% लेते हैं तो 18/20 वहां आ जाएगा 0.9। चाहे 0.2 हो, 0.5 हो या 0.9 हो, all these values are less than 1। तो less than 1 को कहते हैं less elastic। What if supply rises by 20%? The same percentage, ये 20 भैया तो ये भी 20, ये 25 तो ये भी 25। जितना परसेंटेज प्राइस बढ़े उतना के उतना परसेंटेज क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़े। तो फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? 20/20 या 25/25 क्या आएगा? 1। तो दिस डिग्री इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। ही इज एक्जेक्टली इक्वल टू 1। यहां तो एक रेंज थी कि भाई 1 से छोटा और 0 से बड़ा, लेकिन E equal to 1 एक specific value। And the last case, what if the supply increases? Price 20% बढ़ने पर supply 20 से भी ज्यादा, से 30। आप 30 की जगह 40, 50, 60 या 20 से बड़ा 21 या 22 भी रख सकते हैं। तो फिलहाल 30 अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा मोर इलास्टिक। ये कुछ ऑथर्स इसको सिर्फ इलास्टिक भी कह देते हैं, जस्ट इलास्टिक। E is greater than 1। अगर 30 रखें यहाँ 30/20 1.5 which is greater than 1। 22 रख देंगे तो 22 divided by 22 22 divided by 20 1.1।
तो ग्रेटर देन 1 में 1.1 भी आएगा, 1.5 भी आएगा, 2 भी आएगा, 10 भी आ सकता है, 1 से बड़ा। फाइनली द लास्ट डिग्री, प्राइस राइजेस बाय 0%, 20 नहीं बेटा, प्राइस राइजेस बाय 0%, यानी प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। एंड क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस बाय एनी परसेंटेज, से हम 10 लिख लेते हैं। अब इसको 10 की जगह 5 लिखे, 20 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस के रेस्पॉन्ड नहीं करने पर भी सप्लाई रेस्पॉन्ड कर रहा है, गजब रेस्पॉन्सिव है, बिना प्राइस के रेस्पॉन्स के भी रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। E is infinity दोस्तों, infinite, very very large। अगर आप रखेंगे 10 ऊपर और नीचे 0, 10 अपॉन 0, तो क्या मैक्स पढ़ी आपने, 5 अपॉन 0, 10 अपॉन 0, x अपॉन 0, इट्स इंफिनिटी। एक बार ये फॉर्मूला हम इधर अप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में ये 0 है, ये 20 है, तो क्या हो जाएगा बेटा 0/20 दैट इज 0, इसीलिए वी हैव रिटन 0। इस बार इसमें 10 है बेटा, तो 10 अपॉन 20 इज 0.5, 0.5 इज अ वैल्यू लेस देन 1। नेक्स्ट 20, तो 20 अपॉन 20 इज 1, इसीलिए हमने लिखा है 1 यूनिट इलास्टिक। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 30 बेटा, तो 30 upon 20 is 1.5. Now 1.5 is obviously more than 1. So elastic या फिर more elastic. And finally 10 upon 0. 10 ये रहा, price में change 0. Anything above 0 is infinity. आ रहा है समझ में दोस्तों? तो डिग्री से घबराना नहीं, बहुत इजी है बेटा, है ना? डिग्री से मतलब है कि कोरिलेशन कम है, ज्यादा है, यूनिट है, 0 है, infinity. Only 5 degrees are possible. 0 होगा तो उसको कहेंगे हम perfectly inelastic. 0 और 1 के बीच होगा तो less elastic या फिर inelastic. 1 होगा तो unit elastic या unitary elastic. 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, लेकिन infinity से छोटा होगा, more elastic या फिर just elastic. And अगर E की वैल्यू infinity तो perfectly elastic। और दोस्तों 0 और इंफिनिटी, 0 और इंफिनिटी तो एक्सट्रीम केसेस हैं, नॉर्मली बीच की 3 डिग्री ज्यादा कॉमन है। ओके, तो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन टू द मीनिंग एंड द डिग्रीज। ओके, हमेशा हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन को टाइम देना चाहिए, वी बिकम फैमिलियर विद द कांसेप्ट। तो आई होप अब आपको इलास्टिसिटी क्लियर है। अब डेफिनेशन वापस, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस। तो इधर देखिए प्राइस चेंज हुआ, कोई रेस्पॉन्स नहीं, तो इलास्टिसिटी 0। प्राइस चेंज हुआ, रेस्पॉन्ड है लेकिन रेस्पॉन्स कम है, 20 से 10 कम है, लेस रेस्पॉन्सिव, लेस इलास्टिक। प्राइस चेंज हुआ, सप्लाई काफी चेंज हुआ, 30 इज अ वैल्यू बिगर देन 20, मोर रेस्पॉन्स, सो इट्स मोर इलास्टिक। दोस्तों कितनी इजी डेफिनेशन, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से सप्लाई कितना रिस्पॉन्ड होता है, कितना रिएक्ट करता है, कितना चेंज होता है, द एक्सटेंट टू विच सप्लाई चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, दैट्स इट। कॉपी करें।
again a tricky question. If I say price rises by 40%, tell me the value of elasticity of supply. क्या बता सकते हैं आप? ये काफी बड़ा नंबर है, 10 की जगह 40 है, बट बेटा हम नहीं बता सकते क्योंकि इलास्टिसिटी जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है बेटा, दोनों चीजों का चेंज कंपेयर करना, प्राइस का चेंज और सप्लाई का चेंज। तो इधर देखिए, अगर मैं कह दूं सप्लाई राइजेस बाय 10%, तो ये हो गया लेस इलास्टिक। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं सप्लाई राइजेस बाय 80%, तो 80 इज ऑब्वियसली अ फिगर मोर देन 40, तो ये हो गया आपका मोर इलास्टिक। अब अगर मैं प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताऊं और आपसे पूछ लूं कि बताओ सप्लाई 10% बढ़ी है, सप्लाई 10% बढ़ी है, बताओ लेस इलास्टिक है मोर इलास्टिक? तो हम नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा है 2%, अगर प्राइस बढ़ा है 2% तो 10 उससे ज्यादा है तो ये मोर इलास्टिक हो गया बेटा। और अगर प्राइस 10% बढ़ रहा है तो डिग्री चेंज होगी, ये हो गया यूनिट इलास्टिक। और अगर प्राइस 20% बढ़ा है तो ये डिग्री होगी लेस इलास्टिक। तो आपको दोनों चीजों को देखना है बेटा, ओनली प्राइस का चेंज, ओनली क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज आपको नहीं बताएगा। अगेन देखिए, मैं ये थोड़ा बड़ा कर दूं 60% और मैं कह दूं बताओ भैया इलास्टिसिटी कितनी है, यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट कमेंट। अगर मैं कह दूं प्राइस बढ़ा है 80%, तो बेटा इतना बड़ा चेंज होने के बावजूद भी ये उससे भी बड़ा है, तो ये लेस इलास्टिक हो गया, ये लेस इलास्टिक हो गया। और यही अगर मैं इसको कर दूं 40%, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मोर इलास्टिक। समझ में आया? तो आपको बेटा दोनों को रिलेट करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को रिलेट करना है, उनका रेशियो देखना है। ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा तो एक से ज्यादा, और न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा तो एक से कम, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो 1, अगर न्यूमरेटर 0 है तो इंफिनिटी और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर 0 है तो 0 और डिनोमिनेटर 0 है तो इंफिनिटी। ओके, नाउ हम इसमें दो ही हेडिंग हमें पढ़ना है, एक तो मेथड, 3 मेथड्स है, और एक डिग्रीज के डायग्राम, क्योंकि फैक्टर्स आर नॉट इन आवर कोर्स। मेथड्स ओवरऑल हमारे सिलेबस में 3 है, 3 मेथड्स। लेट अस टेक द फर्स्ट मेथड, percentage change method is equal to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price, जिसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q upon Q into 100 upon डेल्टा P upon P into 100, which on further simplification, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, this becomes delta Q upon delta P into P upon Q। अब दोस्तों यहाँ माइनस साइन मत लगा देना, वो माइनस साइन डिमांड में आता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो उस इनवर्स रिलेशन के कारण एक माइनस साइन आ जाता है, और हम एक माइनस साइन और लगा देते तो माइनस माइनस नेगेट होके हमारी प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव आती है। यहां हमें माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड ऑलरेडी हैव अ पॉजिटिव रिलेशन। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब हम पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लेते हैं तो हमारी हैबिट हो जाती है पहले मेथड से, जैसे ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखते हैं माइनस लगाने के हैबिचुअल हो जाते हैं, और हैबिट्स ही कभी-कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। So there is a no minus sign, be careful.
तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। लर्न तीनों करने हैं। सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन में ये वाला लगेगा, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होता है उसमें कुछ भी लग सकता है, इन तीनों में से कोई भी, ये इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन भी लग सकता है। प्राइस 40 रुपीज से 60 रुपीज हो गया, और क्वांटिटी सप्लाइड 500 यूनिट्स से 550 यूनिट्स हो गई, या 500 केजी से 550 केजी हो गई। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। E इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बटा Q। ओके, ओरिजिनल प्राइस को P लिखते हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी को Q लिखते हैं, न्यू प्राइस को P1 लिखते हैं और न्यू क्वांटिटी को Q1। एंड क्वेश्चन आपको बेटा जनरली पैराग्राफ फॉर्मेट, सेंटेंस फॉर्मेट में आएगा। लेट्स सॉल्व इट। डेल्टा Q Q1 माइनस Q है ना, आप भूले नहीं हो, एक बार वापस रिकॉल कर दें। डेल्टा Q होता है Q1 माइनस Q, और डेल्टा P होता है P1 माइनस P। तो रख दें इसमें, तो ये आ गया 50, 550 माइनस 500, और नीचे 60 माइनस 40 is 20 into P 40 upon Q which is 500. Let's simplify. This goes 10 times, this goes 2 times. 2 upon 10 is 0.2, so the degree is less elastic, or we can even just call it inelastic. अगेन दोस्तों, ये जो आंसर आया है ये परसेंटेज मेथड से आया है, लेकिन एग्जाम में हम हमेशा लगाएंगे आर्क इलास्टिसिटी इन प्रेफरेंस टू दिस मेथड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर सीए फाउंडेशन इंस्टीट्यूट, इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट वी शुड ऑलवेज अप्लाई आर्क इलास्टिसिटी। तो उसमें ये 0.2 की जगह कुछ और हो जाएगा। ये एग्जांपल हो गया लेस इलास्टिक का, एक एग्जांपल और ले लेते हैं मोर इलास्टिक का। लेट अस चेंज द एग्जांपल। प्राइस आपका 50, प्राइस 45, क्वांटिटी 600 और क्वांटिटी 300। यहां हमने प्राइस बढ़ाया था, यहां हमने प्राइस गिराया है। प्राइस गिरेगा तो सप्लाई भी गिरेगी। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला डेल्टा Q minus 300 minus 600, okay? नीचे this minus this, 45 minus 50 minus 5 into P upon Q। दोस्तों माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 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 कैंसिल। This goes 2 times, this goes 10 times. 10 upon 2 is 5, which is more elastic or just elastic। अगेन ये मेथड परसेंटेज मेथड है, आज से थोड़ा आंसर वेरी करेगा। सेकेंड मेथड ले लेते हैं आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी तो कुछ नहीं करना है बेटा, इसी फॉर्मूले में P प्लस P1 Q प्लस Q1 एंड नो माइनस साइन, तो ये फॉर्मूला कॉपी करेगा। बिल्कुल डिमांड जैसा है, बस दो ही चेंजेस है। डिमांड में यहाँ माइनस हो जाता, प्लस डिमांड में जो Q था इट स्टूड फॉर क्वांटिटी डिमांडेड, जबकि यहाँ पे जो ये Q है ये क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं। So let's apply on the first example. This is 50 upon 20 into P plus P1. So P plus P1 is 100
अपॉन Q plus Q1 which is 1050। तो अगर हम देखें तो बेटा ये हो गया 5 टाइम्स और ये हो गया आपका 21 टाइम्स। सो दिस इज 5 divided by 21 which is 0.238। तो पिछली बार परसेंटेज मेथड से आया था 0.2 जबकि यहां आ रहा है 0.238। तो बेटा वी विल प्रेफर दिस आंसर। एंड इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट हम इसी से करेंगे, हम परसेंटेज से सॉल्व करके देखेंगे भी। हाँ, इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हमने परसेंटेज आज से सॉल्व किया और एबीसीडी में चारों में न्यूमेरिकल ऑप्शन है और ये ऑप्शन है ही नहीं। इन दैट रेयर केस वी हैव नो ऑप्शन बट टू अप्लाई द परसेंटेज मेथड। इसमें भी लगा देते हैं डेल्टा Q is -300, डेल्टा P is -5, P plus P1 is 95 and this is 900। minus minus gone, this goes 3 times and we have 19, so 19 upon 3 which is 6.33। अभी जब हमने इसी डेटा से परसेंटेज से किया तो आंसर आ रहा था एग्जैक्ट 5। दिस इज 6.33। तो आंसर्स वेरी बेटा क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया है, वहां P और Q था, यहां कॉपी करें आप। I again repeat क्योंकि it's very important as students, क्योंकि हम वैसे कुछ स्टूडेंट्स 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होते हैं तो हमें वहां एक ही मेथड होता है परसेंटेज मेथड। तो वी आर हैबिचुअल, मैंने बोला ना हैबिट्स कैन मेक अस और मार अस। मेक अस मतलब अच्छी हैबिट्स हमें कुछ बना सकती है और बुरी हैबिट्स फिनिश कर सकती हो। तो आपको याद रखना है ये फाउंडेशन है, चाहे डिमांड के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी हो, इनकम इलास्टिसिटी हो, ग्रॉस इलास्टिसिटी हो और यहां सप्लाई में प्राइस इलास्टिसिटी हो। ऑलवेज इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट अप्लाई आर्क इलास्टिसिटी मेथड। एंड इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस यानी 100 में से ऐसे भी 2 क्वेश्चन बुक्स में हो सकते हैं जहां आपने आर्क से लगा दिया और एबीसीडी चारों न्यूमेरिकल ऑप्शन आपके मैच नहीं हुए, तब हम हेल्पलेस हो गए। उस केस में हम परसेंटेज लगा लेंगे, परसेंटेज से आंसर मिल जाएगा। उस केस में सिर्फ और सिर्फ उस रेयर केस में, एक्सेप्शनल केस में हम परसेंटेज मेथड लगाएंगे। The third and the last method is point elasticity। यहाँ पे we do not have the graphical method, we have only the mathematical method। The formula is dq upon dp into p upon q। and again यहाँ भी दोस्तों माइनस साइन नहीं लगाना है। रिकॉल करें जब हमने डिमांड पढ़ा था तो यहाँ भी माइनस साइन था। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। जिन्होंने पॉइंट इलास्टिसिटी वहां पढ़ा था, यू आर अवेयर विद द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड अगेन दोस्तों मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, बहुत ही इजी लेवल का डिफरेंशिएशन होता है। तो क्वेश्चन लेते हैं हम एक एग्जांपल। Q is equal to क्वांटिटी सप्लाइड का फंक्शन 400 plus 20p and P equal to 30 पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालें। दिस इज अवर क्वेश्चन। नोट करें बेटा, आपको एक पर्टिकुलर प्राइस गिवन होगा, आपको एक सप्लाई फंक्शन गिवन होगा एंड यू आर टोल्ड टू फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पहला स्टेप रहेगा बेटा P की वैल्यू इसमें रखते हैं तो Q आ जाएगा। तो 400 plus 20 into P, इस 30 को यहाँ रख दिया, 600 और 400। तो फॉर्मूले में जो P और Q रखना है हमारे पास आ गया है, P 30 और ये Q 1000 और यहाँ पे Q का फंक्शन आ जाएगा। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। E is equal to dq, Q की जगह 400 plus dp upon dp। तो ये फॉर्मूला हमने ऐसे कैसे रख दिया? d
डीपी, डी डीपी ऐसे, देन क्यू की जगह क्यू का फंक्शन इनटू P अपॉन Q। T हो गया हमारा 30 और Q हो गया जो हमने निकाला है 1000। अब अगेन जो नॉन मैथ्स के हैं थोड़े घबराते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। एज अ स्टैटिस्टिक्स का टीचर, इको का टीचर, जो मैं बता रहा हूँ वो लर्न कर ले। 400 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये 400 हो, 200 हो, 1000 हो, it will become 0. Now we have to differentiate 20p with respect to p. ये एक लैंग्वेज है बेटा, मैथ्स में इसको dy by dx कहते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। अगेन मैथ्स की फैकल्टी आपको समझाएगी ये होता क्या है। तो क्या होगा बेटा, मैं अपने लेवल पे बता देता हूँ कि 20p का डिफरेंशिएशन सिर्फ 20 होगा। अगर ये 24p होता तो 24, अगर ये 5p होता तो 5। तो ये क्या बच गया बेटा, इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट किया, इसको कहते हैं डिफरेंशिएट करना। तो सिर्फ हमें मिला 20 बस। तो 20 into 30 upon 1000 ये आ गया 0.6। तो लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। एंड अगेन रिपीट, जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं घबराएं नहीं, डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में टॉपिक है बेटा। तो आप वैरायटी ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इस चीज का कांसेप्ट आपके मैथ्स फैकल्टी बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। हमारे तो इको में सिर्फ उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन। एंड आप में से कुछ अगर कभी इकोनॉमिक्स में कैरियर बनाना चाहेंगे, जो एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमेट्रिक्स, वहां इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है बेटा। तो वहां पे तो मैट्रिसेस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जैसे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में एज अ प्रैक्टिकल टूल्स यूज होते हैं। So let's take the last topic of the day, another example. Let this be a question. तो सबसे पहले क्यू निकाल दो। 500 plus 30 into 10 ये आ गया 800। 300 plus 10। Now is equal to dq, q की जगह फंक्शन 500 plus 30p upon dp into p बटा q। p है हमारा 10 और q 800। आगे दोस्तों 500 हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और 30p है इस बार, तो 30p का p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 30। क्यों, मैथ्स में पढ़ेंगे। 30 into 10 upon 800, so it's 3 upon 8, which is 0.375. Again the answer is less elastic or inelastic. ठीक है, तो आज का लेक्चर को अगर हम समअप करें तो बेटा मैंने आपको बहुत थरोली इसका मीनिंग बताया। रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से सप्लाई कितना, किस हद तक चेंज होता है, थोड़ा है इतनी सी चीज है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिग्रीज देख ली हमने पांचों, 0 लेस देन 1, 1 मोर देन 1 और इंफिनिटी। 5 डिग्रीज व्हिच हैव द 5 नेम्स, उनके ग्राफ लेंगे हम। एंड फाइनली आज हमने 3 मेथड्स पढ़े। परसेंटेज मेथड, आर्क इलास्टिसिटी जो हमेशा लगाना है, एंड पॉइंट इलास्टिसिटी जो थोड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडीइंग, वन मोर लेक्चर टू गो, जिसमें मैं आपको 5 डिग्रीज पढ़ाऊंगा एंड कुछ मिसलेनियस छोटे क्वेश्चन जो यहाँ बन सकते हैं सप्लाई में, वो पढ़ेंगे। माय एडवाइस टू यू पीपल, रीड। आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइडेड है। हर चैप्टर को कम से कम 1 से 2 बार थरोली पढ़ें। ऐसा नहीं कि जब पढ़ रहे हैं उस समय आपका मोबाइल या टीवी ऑन है। अगर आपका थ्योरी कंसेप्ट्स तैयार है, न्यूमेरिकल्स रेडी है, ग्राफ आपने बना के प्रैक्टिस किया है, तो बेटा इकोनॉमिक्स इज वेरी स्कोरिंग। ओके, इट्स वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। दैट्स ऑल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।